नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम एक टाइम मशीन में बैठकर सीधे जा रहे हैं साल 2016 में। एक ऐसा साल जब स्ट्रीमिंग की दुनिया में एक शो आया और मतलब देखते ही देखते एक कल्चरल फिनोमेनॉन बन गया। बिल्कुल। हम बात करें स्ट्रेंजर थिंग्स के पहले सीजन की जी। और हमारे पास जो सोर्स है वो एक बहुत ही डिटेल्ड हिंदी रिव्यू है जो मतलब इस सीजन के हर पहलू को बारीकी से देखता है। जी। तो आज का हमारा मिशन सिर्फ ये पता लगाना नहीं है कि ये शो हिट क्यों हुआ, बल्कि उस सीक्रेट रेसिपी को समझना है जिसने इसे सिर्फ एक हॉरर शो से कहीं ज्यादा बना दिया। सही बात है। आखिर ऐसा क्या था इसमें जिसने पूरी दुनिया में धूम मचा दी? ठीक है, तो चलिए इसे खोलते हैं। और देखिए, इस रेसिपी को समझने के लिए हमें 1983 के माहौल में उतरना होगा। अमेरिका का एक छोटा सा काल्पनिक शहर हॉकिंस। हॉकिंस, इंडियाना। हाँ, जहाँ जिंदगी बहुत धीमी और साधारण है। ये शो साइंस फिक्शन, हॉरर और मिस्ट्री का एक ऐसा मिश्रण है जो पहली नज़र में 80 के दशक की फिल्मों की याद दिलाता है। हाँ बिल्कुल। कहानी एक बच्चे के गायब होने से शुरू होती है, जो अपने आप में एक क्लासिक प्लॉट है। लेकिन ये कहानी सिर्फ उस बच्चे को खोजने की नहीं है। ये दोस्ती, परिवार और उस अनजाने डर के बारे में है। वो डर जो हमारे सबसे सुरक्षित माहौल में भी आ सकता है। बिल्कुल। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि ये शो कैसे 80 के दशक की यादों को सिर्फ एक बैकग्राउंड की तरह इस्तेमाल नहीं करता, बल्कि उसे कहानी का एक अहम हिस्सा बना देता है। हाँ, ये सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक पूरा एहसास है, एक टाइम कैप्सूल जैसा। तो कहानी की नींव है 12 साल के विल बायर्स की गुमशुदगी। एक रात अपने दोस्तों के साथ डंजन्स एंड ड्रैगन्स खेलकर घर लौटते हुए वो रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाता है। और फिर उसके दोस्त, हाँ, उसके बाद उसके 3 सबसे अच्छे दोस्त माइक, डस्टिन और लुकास अपनी साइकिलें उठाते हैं और उसे ढूंढने का जिम्मा खुद ले लेते हैं। जी। और इसी खोज के दौरान उन्हें जंगल में एक अजीब, डरी सहमी हुई लड़की मिलती है जिसका सिर मुंडा हुआ है और हाथ पर 11 का टैटू है। वो उसे 11 बुलाते हैं। और यहीं से कहानी के अलग अलग धागे उलझना शुरू होते हैं। एक तरफ ये बच्चे हैं, दूसरी तरफ विल की माँ जॉयस। हाँ, जॉयस। जिन्हें दीवारों से अपने बेटे की आवाजें सुनाई दे रही हैं और घर की लाइटें अजीब तरह से जल बुझ रही हैं। और वो सरकारी लैब। और इन सब के केंद्र में है शहर के बाहर बनी वो रहस्यमयी सरकारी लैब, जहां कुछ बहुत ही गलत हो रहा है। ये सारे तत्व मिलकर एक ऐसा माहौल बनाते हैं जहां कुछ भी नॉर्मल नहीं लगता और हर कोने में कोई राज छिपा है। ये जो सेटअप है, सोर्स के मुताबिक यही शो की पहली और सबसे बड़ी जीत है। ये एक बहुत ही भरोसेमंद क्लासिक मिस्ट्री लेता है, एक छोटे शहर में एक बच्चे का गायब हो जाना, और उसे सीधे सीधे सुपरनैचुरल हॉरर की दुनिया से टकरा देता है। ये सिर्फ एक गुमशुदगी का केस नहीं रहता। आपने बहुत सही पकड़ा, ये टकराव ही कहानी का इंजन है। सोर्स इस बात पे जोर देता है कि ये कहानी सिर्फ विल को खोजने तक सीमित नहीं है, नहीं, बल्कि ये पूरे हॉकिंस शहर के नीचे दबे एक बहुत बड़े और खौफनाक राज को उजागर करने के बारे में है। और यही वो हुक है। ये वो हुक है जो दर्शकों को पहले ही एपिसोड से अपनी पकड़ में ले लेता है। ये डर इसलिए ज्यादा असर करता है क्योंकि ये हमारी सबसे सुरक्षित जगह, हमारे घर, हमारी गलियों को ही खतरनाक बना देता है। हाँ, आप सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि अगर आपका अपना घर ही सुरक्षित नहीं है तो फिर क्या है। बिल्कुल बिल्कुल। और उस रहस्य के केंद्र में है 11। हमारा सोर्स कहता है कि वो इस सीजन की जान है और इस बात से असहमत होना मुश्किल है। बिल्कुल। तो इसका क्या मतलब है? क्या ये सिर्फ एक अच्छी एक्टिंग से ज्यादा है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। आइकॉनिक का मतलब है कि वो किरदार और वो परफॉर्मेंस उस शो की पहचान बन जाए। मिली बॉबी ब्राउन ने बिना ज्यादा डायलॉग्स के, हाँ, लगभग बिना डायलॉग्स के, सिर्फ अपनी आंखों और बॉडी लैंग्वेज से इतना कुछ कह दिया है जो कमाल है। उनके किरदार में एक ही समय में 3 बहुत मजबूत भावनाएं देखती हैं। कौन कौन सी? एक तरफ वो एक मासूम बच्ची है जिसने बाहरी दुनिया कभी देखी ही नहीं, जो फ्रोजन वैफल्स को देखकर हैरान होती है। दूसरी तरफ वो बेहद डरी हुई है क्योंकि वो उन लोगों से भाग रही है जिन्होंने उस पर भयानक प्रयोग किए हैं। और तीसरी तरफ उसके पास अविश्वसनीय टेलीकाइनेटिक ताकतें हैं जिसे वो खुद भी पूरी तरह से नहीं समझती। ये तीनों पहलू मिलकर उसे एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स किरदार बनाते हैं। वो एक ही समय में कमजोर भी है और सबसे ताकतवर भी। बिल्कुल। ये देखना कि वो कैसे इन बच्चों की दुनिया में फिट होने की कोशिश करती है, बहुत इमोशनल है। और अगर हम इसे बड़ी पिक्चर में देखें तो 11 का किरदार सिर्फ एक सुपर हीरो जैसा नहीं है, वो कहानी में एक पुल का काम करती है। एक पुल?
हाँ, हमारी सामान्य इंसानी दुनिया और उस दूसरी भयानक दुनिया के बीच, जिसे बच्चे अपनी गेम की भाषा में अपसाइड डाउन कहते हैं। उसका अपना सफर, खुद को और एक परिवार को खोजने का सफर, इस शो का इमोशनल कोर है। यही वो चीज है जो सारे साइंस फिक्शन और हॉरर को एक मानवीय आधार देती है। इस किरदार के बारे में एक और बात सोचने वाली है, जो सोर्स भी इशारा करता है। ये हमें मजबूर करता है ये सोचने पर कि असली मॉन्स्टर कौन है। ये बहुत गहरा सवाल है। वो अजीब दिखने वाला प्राणी जो दूसरी दुनिया से आया है, या फिर डॉक्टर ब्राइनर जैसे इंसान जो एक छोटी बच्ची पर अपनी ताकत और ज्ञान के लिए खतरनाक प्रयोग करते हैं। सही बिंदु उठाया। ये सवाल शो को एक गहरी नैतिक परत देता है। डेमागोगन तो अपनी प्रवृत्ति के हिसाब से शिकार कर रहा है, वो एक जानवर है। वो तो बस एक शिकारी है। हाँ, लेकिन डॉक्टर ब्रेनर और उनके लोग जानते बूझते हुए एक इंसान को तकलीफ दे रहे हैं। ये नैतिक दुविधा ही अच्छी साइंस फिक्शन की पहचान होती है। और परिवार का ये आइडिया सिर्फ 11 तक ही सीमित नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। सोर्स इस बात पर भी जोर देता है कि कैसे उन लड़कों की दोस्ती ही अपने आप में एक परिवार है। ये शो सिर्फ हॉरर नहीं है, बल्कि बचपन की दोस्ती का एक खूबसूरत चित्रण भी है। वो सीन याद कीजिए, साइकिलों पर घूमना। हाँ, बच्चे अपनी साइकिलों पर रात में घूम रहे हैं, वॉकी टॉकी पर बात कर रहे हैं, माइक के बेसमेंट में बैठकर डंजन्स एंड ड्रैगन्स खेल रहे हैं। और वो D&D वाला हिस्सा बहुत जरूरी है। वो सिर्फ एक गेम नहीं खेल रहे। नहीं, सोर्स बताता है कि डंजन्स एंड ड्रैगन्स एक ऐसा गेम है जहां आप मिलकर कहानियां गढ़ते हैं और अपनी कल्पना के दम पर राक्षसों से लड़ते हैं। अच्छा। और यही गेम, यही कल्पना उन्हें असली दुनिया के मॉन्स्टर को समझने और उसका सामना करने का एक फ्रेमवर्क देती है। मतलब एक तरह से वो उस अनजाने दुश्मन को एक नाम देते हैं, डेमोगॉर्गन, जिससे वो डर थोड़ा जाना पहचाना लगने लगता है। ये बहुत दिलचस्प एंगल है। मतलब वो अपनी फिक्शन की दुनिया की नियमों से असलियत की दुनिया की पहेली सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल। और ये सब उस समय हो रहा है जब ना मोबाइल फोन थे ना इंटरनेट। अगर कोई मुसीबत आती थी तो आप गूगल नहीं कर सकते थे। नहीं कर सकते थे। आपको अपने दोस्तों पर, अपने साइकिल पर और अपनी हिम्मत पर ही भरोसा करना होता था। और यहीं पर शो का असली जीनियस छिपा है। रिव्यू इस पर एक बहुत गहरी बात कहता है। 80s के दशक की सेटिंग सिर्फ दिखावे के लिए नहीं है, ये कहानी की जरूरत है। जरूरत है। कैसे? यहाँ असली इंसाइट ये है कि 80s का नोस्टाल्जिया सिर्फ उस दशक के बारे में नहीं है, बल्कि ये एक प्री डिजिटल मासूमियत का नोस्टाल्जिया है। प्री डिजिटल मासूमियत, हाँ, ये उस समय की याद दिलाता है जब रहस्य गूगल नहीं किए जा सकते थे और दोस्ती आमने सामने होती थी, स्क्रीन के जरिए नहीं। ये एक ऐसी भावना है जिसे आज की कनेक्टेड पीढ़ी भी महसूस करना चाहती है। शायद इसीलिए ये उन लोगों को भी अपनी तरफ खींचता है जो उस समय पैदा भी नहीं हुए थे। बिल्कुल सही। मतलब ये कि ये नॉस्टैल्जिया एक एहसास का है, एक समय का नहीं। हाँ, उस वक्त का है जब बोरियत आपको एडवेंचर पर ले जाती थी, स्क्रीन पर नहीं। वाह। अब बात करते हैं शो के दूसरे अहम पहलू की, यानी डर की। क्योंकि एक हॉरर शो भी है, लेकिन इसका हॉरर आजकल के ज्यादातर हॉरर शोज जैसा नहीं है। नहीं, जो सिर्फ जंप स्केयर्स पर निर्भर करते हैं। हाँ, सोर्स इसे धीमा लेकिन गहरा हॉरर कहता है, जो धीरे धीरे आपके दिमाग में बैठ जाता है। इसमें डर पैदा करने के तरीके बहुत साइकोलॉजिकल हैं। जैसे अचानक पूरा अंधेरा हो जाना, या एक अजीब सा सन्नाटा छा जाना, दीवारों में से आती खरोचने की हलचल, या फिर वो अनजाना मॉन्स्टर डेमोगॉर्गन। हाँ, हमें उसकी परछाई दिखती है या उसकी मौजूदगी का एहसास होता है। और यही चीज उसे और ज्यादा डरावना बनाती है। हमारा दिमाग खाली जगहों को खुद ही सबसे भयानक चीजों से भर देता है। और इस स्लो बर्न हॉरर का असर कहीं ज्यादा गहरा होता है। ये एक तनाव और सस्पेंस का माहौल बनाता है, जिससे डर ज्यादा प्रभावी और देर तक टिकने वाला होता है। जब मॉन्स्टर स्क्रीन पर आता है तो वो इसलिए डरावना नहीं लगता कि वो अचानक आया, बल्कि इसलिए क्योंकि उसकी आने की आहट और माहौल बहुत देर से बन रहा था। और इस माहौल को बनाने में शो के तकनीकी पहलू बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं, जैसा कि सोर्स में बताया गया है। जैसे कि वो कलर टोन। हाँ, शो का डार्क कलर टोन, वो ठंडी सी दिखने वाली कलर पैलेट जिसमें नीले और हरे रंग का ज्यादा इस्तेमाल है, खासकर जब भी कहानी लैब या अपसाइड डाउन में जाती है। और बच्चों के घर। इसकी तुलना में बच्चों के घर, जैसे माइक का बेसमेंट, बहुत गर्म और सुनहरे रंगों में दिखाए गए हैं। ये कॉन्ट्रास्ट आपको सुरक्षित और असुरक्षित जगहों का एहसास कराता है। और संगीत, वो सिंथ म्यूजिक तो शो की पहचान बन गया है। बिल्कुल, वो सिंथ म्यूजिक सिर्फ माहौल नहीं बनाता। 80s के दशक में सिंथेसाइजर भविष्य और टेक्नोलॉजी की आवाज थे। सही। इस शो में वही संगीत डर और अनजाने को आवाज देता है।
ये एक ही साथ आपको पुराने समय की याद भी दिलाता है और एक एलियन खतरे का एहसास भी कराता है। ये दोहरापन ही इसकी खासियत है। और खामोशी का इस्तेमाल। और साथ ही खामोशी का शानदार इस्तेमाल। कभी कभी सबसे डरावना पल वो होता है जब सब कुछ अचानक शांत हो जाता है। और इन सब चीजों को एक साथ बांध के रखती है दमदार एक्टिंग। सोर्स में इस बात पर बहुत जोर दिया गया है। बिल्कुल। विनोना राइडर ने जॉयस बायर्स यानी विल की मां का किरदार निभाया है। एक परेशान मां का दर्द, उसकी बेबसी और उसका विश्वास। और उसका ये विश्वास कि उसका बेटा जिंदा है जबकि पूरी दुनिया उसे पागल समझ रही है। जिस तरह वो उन क्रिसमस लाइट्स के जरिए अपने बेटे से बात करने की कोशिश करती हैं। वो सीन तो कमाल है। उसमें एक पागलपन भी है और एक मां का अटूट विश्वास भी। वो परफॉर्मेंस बहुत पावरफुल है। और उनके किरदार के सामने है डेविड हार्बर, जिन्होंने पुलिस चीफ हॉपर का किरदार निभाया है। हॉपर वो एक टूटा हुआ इंसान है जिसका अतीत दुखद रहा है। उसने अपनी बेटी को खोया है। शुरुआत में वो कुछ भी गंभीरता से नहीं लेता। हाँ, थोड़ा लापरवाह लगता है। लेकिन धीरे धीरे जब उसे समझ आता है कि मामला कितना संगीन है तो वो अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटता। उसका किरदार एक क्लासिक रिडेम्पशन आर्क है जो बहुत अच्छी तरह से लिखा और निभाया गया है। और जाहिर है, जैसा कि सोर्स कहता है, शो की सबसे बड़ी ताकत तो बच्चों की एक्टिंग है। बिना किसी शक के। माइक का लीडरशिप, डस्टिन का ह्यूमर, लुकास का शक और विल का वो डर, उन सभी ने अपने किरदारों को इतनी सच्चाई से निभाया है कि आप उनसे तुरंत जुड़ जाते हैं। उनकी दोस्ती असली लगती है। हाँ, बिल्कुल। और यही वो बिंदु है जहां सब कुछ आकर जुड़ जाता है। यही दमदार परफॉर्मेंस शो में एक मजबूत इमोशनल लेयर जोड़ती हैं, जिसके बिना ये सिर्फ एक और मॉन्स्टर कहानी बनकर रह जाती। सही। ये एक माँ का अपने बच्चे को बचाने के लिए पागलपन की हद तक जाने की कहानी बन जाती है। ये उन दोस्तों की कहानी है जो अपने दोस्त के लिए सबसे बड़े डर का सामना करने को तैयार हैं। और 11 की कहानी? और ये 11 की कहानी है जो पहली बार प्यार और परिवार का मतलब समझ रही है। इन सभी भावनाओं का मिश्रण ही स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 1 को इतना खास बनाता है। दर्शक सिर्फ डरते नहीं हैं, वो इन किरदारों की परवाह करते हैं। बिल्कुल सही कहा। तो चलिए सब कुछ समेटते हैं। हमारा सोर्स इस सीजन को एक परफेक्ट शुरुआत कहता है। एक परफेक्ट शुरुआत। और ये एक ऐसा सीजन है जो आपको धीरे धीरे अपने जाल में फंसाता है और आखिरी एपिसोड तक छोड़ता नहीं है। इसकी अच्छाइयों में एक मजबूत और कसी हुई कहानी, दमदार कैरेक्टर डेवलपमेंट, शानदार हॉरर मिस्ट्री, एक मजबूत इमोशनल कनेक्शन और वो क्लासिक 80s की वाइब शामिल है। हाँ, एक छोटी सी कमी ये हो सकती है कि कुछ लोगों को शायद इसकी रफ्तार थोड़ी धीमे लगे, क्योंकि एक्शन से ज्यादा सस्पेंस और माहौल बनाने पर फोकस करता है, जो इसकी ताकत भी है। बिल्कुल। इन्हीं सब वजहों से सोर्स ने इसे 5 में से 4.7 स्टार्स की शानदार रेटिंग दी है, जो कि बहुत अच्छी रेटिंग है। तो इन सब का क्या मतलब है? मतलब ये है कि स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 1 की सफलता का राज किसी एक चीज में नहीं, बल्कि मिस्ट्री, हॉरर, नॉस्टैल्जिया और सबसे बढ़कर उन किरदारों के साथ गहरे इमोशनल जुड़ाव के बेहतरीन संतुलन में छिपा है। और जाते जाते मैं श्रोताओं के लिए एक अंतिम विचार छोड़कर जाना चाहूंगी। जरूर। ये रिव्यू इस बात पे प्रकाश डालता है कि यह कहानी एक प्री इंटरनेट युग की है, जहां बच्चे खुद रहस्यों को सुलझाते थे। जरा सोचिए, अगर यही कहानी आज के समय में सेट होती, जहां सबके पास स्मार्टफोन, गूगल मैप्स, सोशल मीडिया और 24/7 कनेक्टिविटी है, तो ये कितनी अलग होती। बहुत अलग होती। विल के गायब होने की खबर तुरंत वायरल हो जाती। बच्चे वॉकी टॉकी की जगह व्हाट्सएप ग्रुप पर होते। तो सवाल ये है, कहानी को क्या मिलता? और उससे भी ज्यादा जरूरी बात, कहानी का कौन सा जादू, कौन सा मौलिक तत्व शायद हमेशा के लिए खो जाता।